हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का तुल्य आरएस ऑनलाइन क्लासेस में। मैं सुनील बादू प्रस्तुत हूँ लेकर के राजस्थान का कला व संस्कृति। और राजस्थान की कला व संस्कृति में हम राजस्थान की हस्तकलाएँ और लोक कलाओं के बारे में पढ़ रहे थे। तो नेक्स्ट जो हमारी कला है, हमने अंतिम जो बात की थी कशीदाकारी के संदर्भ में की थी। तो आगे बढ़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो देखिएगा, एक कला है आपकी थेवा कला। कौन सी कला दोस्तों? थेवा कला। तो थेवा कला की हम बात करने वाले हैं। तो थेवा कला के संदर्भ में आपको बता दूं कि ये जो कला है प्रतापगढ़ का एक परिवार है, सोनी परिवार, उसकी कला मानी जाती है। किसकी कला ये? लिख लीजिए इसमें, प्रतापगढ़ जो कि नवगठित जिला है राजस्थान का 33वां 26 जनवरी 2008 को बना था। तो यहाँ का एक परिवार है सोनी परिवार। प्रतापगढ़ के सोनी परिवार की कला है। समझ में? प्रतापगढ़ का जो सोनी परिवार है वो इसमें बहुत ही निपुण है। समझ में आ रही होगी दोस्तों सभी को बहुत अच्छे तरीके से। तो नेक्स्ट हम इसी के संदर्भ में बात करते हैं थेवा कला के। तो इस जो आपकी थेवा कला है, इस कला में दो प्रक्रियाएं होती हैं। कैसी प्रक्रियाएं होती हैं? दो प्रक्रियाएं। और दो जो प्रक्रिया हैं वो किस प्रकार की हैं? तो इसमें पहली जो प्रक्रिया होती है, नंबर 1 की बात करूं तो 1 नंबर पे तो थेरना होता है। इसके अंदर क्या होता है? थेरना। समझ में आई? और दूसरी जो प्रक्रिया है वो होती है वारना। दूसरी प्रक्रिया कौन सी होती है इसमें? वारना। तो इस थे से तो ले लिया, थेरना से तो थ ले लिया और वारना से वा ले लिया। तो इस कला का नाम क्या पड़ गया? थेवा कला पड़ गया दोस्तों। समझ में आई बात? तो इस प्रकार से इस थेवा कला का नाम जो है थेवा कला पड़ गया। और इसमें क्या होता है कि शीशे के टुकड़े को आकृति जो देते हैं वो तो कहलाता है आपका थेरना। यानी शीशे के टुकड़े को जब आकृति दी जाती है काट करके तो उसे हम कहते हैं थेरना। और फिर जो है इस पर सोने की नक्काशी करते हैं, सोने की नक्काशी करते हैं, उसे हम कहते हैं वारना। तो थेरना और वारना दो प्रक्रियाएं इसके अंतर्गत होती हैं। तो आप इसमें नोट डाउन कर लीजिएगा कि थेरना किसे कहते हैं। तो इसमें लिख लीजिए कि शीशे के टुकड़ों को आकृति देना। शीशे के टुकड़ों को आकृति देना तो क्या कहलाया? आपका थेरना कहलाया। और इसी प्रकार से हम बात करते हैं वारना की। तो इन टुकड़ों पर जो सोने की नक्काशी करना क्या कहलाता है? वारना कहलाता है। यानी सोने की नक्काशी करना, नक्काशी करना क्या कहलाता है? वारना कहलाता है। समझ में ही दोस्तों बात? तो दो प्रकार की बातें हो गई, एक तो थेरना और एक वारना। वारना का मतलब सोने की नक्काशी और थेरना का मतलब शीशे के टुकड़ों को आकृति देना काट करके। यानी शीशे पर सोने की जो नक्काशी करना है वो आपका थेवा कला कहलाती है। मेनली बात यही है। तो आप यहाँ लिख लीजिए कि शीशे पर सोने की नक्काशी करना थेवा कला कहलाती है। तो नोट डाउन कर लीजिए कि शीशे पर सोने की नक्काशी करना थेवा कला क्या कहलाती है? थेवा कला कहलाती है। समझ में आई दोस्तों बात? इसी तरह से मैं बात करूं कि इसमें कौन कौन से रंगों का प्रयोग किया जाता है तो उसकी बात भी हम कर लेते हैं। एक तो आपका जो हरे रंग का प्रयोग किया जाता है, हरे के बाद आप लिख सकते हैं पीले रंग का, और नीले जो रंग के शीशे होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। हरे, पीले और नीले शीशे का प्रयोग किया जाता है। और मेनली मैं बात बताऊं कि हरे शीशे पर ही जो है ज़्यादातर ये कार्य किया जाता है। पहले जो है ये हरा शीशा बेल्जियम से मंगाया जाता था, ऐसा माना जाता है। वर्तमान में ऐसे कोई प्रमाण है नहीं, लेकिन यहाँ के जो हरे शीशे पर है वो फेमस है थेवा कला।
और नेक्स्ट अग्रिम बात इसके संदर्भ में मैं आपसे करना चाहूँ तो एक बात आप ये लिख सकते हैं कि इस कला के जो जनक हैं वो नाथूजी सोनी को माना जाता है। किसको माना जाता है? तो आप इस लिख सकते हैं कि इस कला का जनक नाथूजी सोनी को माना जाता है। समझ में आई दोस्तों बात? तो ये बात थी कि इस कला का जो जनक माना जाता है वो नाथूजी सोनी को, नाथूजी सोनी का जो राज सोनी परिवार के नाम से इनके पूरे परिवार को जाना जाता है। और ये जो कला है वो आगे नहीं प्रेषित करते हैं, किसी को बताते नहीं हैं, केवल ये कला यही परिवार करता है और यहीं के लोग जो है फेमस माने जाते हैं इसमें। तो इसी तरह से हम बात करें कि जो आपका थेवा कला है, थेवा कला में जो पद्मश्री मिला था पीछे, महेश विजयराज सोनी करके कोई व्यक्ति हैं जिन्हें जो है आपका पद्मश्री अवार्ड इसके लिए दिया गया था। कौन थे? महेश विजयराज सोनी, जिनको ये दिया गया था। लेकिन खुद जो नाथूजी हैं इनको भी राष्ट्रपति पुरस्कार जो है इस कला के लिए दिया गया था। तो ये थी आपकी थेवा कला, जो कि राजस्थान के प्रतापगढ़ ज़िले की प्रसिद्ध है और यहाँ का राज सोनी परिवार इस कला को करता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगली कला की। तो लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा। एक कला है आपकी तारकसी के जेवर। कला का नाम क्या है? तारकसी के जेवर। और जो तारकसी के जेवर वाली जो कला है ये फेमस है नाथ द्वारा की। कौन से द्वारा की? नाथ द्वारा की। प्रसाद से ज़्यादा आपको यहाँ तारकसी की दुकानें ज़्यादा मिलेंगी। जब नाथ द्वारा राजसमंद में जाओगे श्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए, तो यहाँ देखिएगा दोस्तों बहुत ही ज़्यादा जो है तारकसी के जेवरों की दुकानें आपको एक ही लाइन में बहुत सारी मिलती हैं। तो ये तारकसी के जेवर की कला नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। और इसमें होता क्या है? इस कला में चांदी के जो छोटे छोटे तार होते हैं, महीन तार बोल सकते हो आप, उनसे जो है आभूषण बनाते हैं और तारों को कस कस करके बनाए जाते हैं, इसलिए इसे तारकसी का जेवर कह देते हैं। समझ में आई बात दोस्तों? तो इसमें कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। आप लिख सकते हो कि चांदी के महीन तारों से आभूषण बनाए जाते हैं। समझ में आई दोस्तों बात? तो तारों को कस कस करके ये आभूषण, चांदी के जो तार होते हैं महीन तार, उनको कस करके बनाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? तारकसी के जेवर पड़ गया। और तारकसी के जेवर भी एक हमारी हस्तकला के अंतर्गत आता है। तो यहाँ तक मुझे लगता है आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई है, कोई परेशानी नहीं हुई और समझ में भी आ रहा होगा दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से करवाऊं, जिससे कि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो और इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं, जो चीज़ें हैं आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मील का पत्थर साबित होने वाली है, वो सारी चीज़ें आपको मैं करवा दूं और बहुत कम करवाऊं, बहुत ज़्यादा नहीं करवा करके बहुत कम करवाऊं, आपको बहुत कम जो है राजस्थान की कला व संस्कृति में पढ़ना पड़े, इस हिसाब से मैं करवा रहा हूँ। वरना तो कल्चर दोस्तों, राजस्थान का कल्चर ऐसा कल्चर है जो कभी पूरा नहीं हो सकता, यानी 2 महीने भी लगातार लगाए जाए तो पूरा नहीं हो सकता। इसी तरह से एक जो है आपकी कला है, लिखेगा मृण मूर्तियाँ, या इस कला को मृण मूर्ति कला भी बोल देते हैं या टेराकोटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेराकोटा पद्धति भी बोल देते हैं। मृण मूर्तियाँ या टेराकोटा पद्धति, हेडिंग डालिएगा। और ये जो प्रसिद्ध है, वास्तव में जो मृण मूर्तियाँ हैं हम कैसे कहते हैं? जो मिट्टी से सूक्ष्म मूर्तियाँ जो बनाई जाती हैं उसे टेराकोटा पद्धति या मृण मूर्ति पद्धति के नाम से जानते हैं। आपको पता है दोस्तों ये कहाँ की फेमस है? एक स्थान है मोलेला, और मोलेला जो जगह पड़ती है ये राजसमंद ज़िले में अवस्थित है। कौन से ज़िले में? राजसमंद में अवस्थित है। मोलेला में आपको पता है कि लवाण गांव, मोलेला गांव, ये जो है हल्दी घाटी के युद्ध से संबंधित है। मोलेला में डेरा भी जो है डाला गया था हल्दी घाटी युद्ध के दौरान। वहाँ जो है हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण में भी इसको पढ़ने वाले हैं।
तो मुरेला जो है गांव आपका राजसमंद जिले में पड़ता है। यहाँ की मृण मूर्तियाँ यानी मिट्टी से जो मूर्तियाँ निर्मित की जाती हैं वो फेमस हैं। तो मिट्टी से सूक्ष्म मूर्तियाँ बनाना टेराकोटा कहलाता है। आप लिख सकते हैं कि मिट्टी से सूक्ष्म का मतलब छोटी, सूक्ष्म मूर्तियाँ बनाना। बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म नहीं होती, शब्द थोड़ा सा गहराइयों में प्रयोग कर लिया, कोई बात नहीं, छोटी लिख सकते हो आप। मिट्टी से मूर्तियाँ बनाना टेराकोटा कहलाता है। टेराकोटा कहलाता है। अब यहाँ देखिएगा टेरा लिखा मैंने ऊपर, जैसे ही हम इस पेन को रखते हैं तो अनुस्वार हो जाता है। आप इसको अनुस्वार मत समझा करें, क्योंकि कई बार डॉट यूं ही पेन रखने से भी आ जाती हैं। तो इस पद्धति को टेराकोटा कहते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों कि जो गोगा नवमी आती हैं, गोगा नवमी यानी भाद्रपद कृष्ण नवमी को, भाद्रपद कृष्ण नवमी जो होती हैं जिस दिन क्या मनाया, भाद्रपद कृष्णाष्टमी को तो जन्माष्टमी मनाई जाती है, कन्हैया जी का जन्म दिवस है, मैंने बताया था। और भाद्रपद कृष्णा नवमी को, गोगा नवमी का पर्व जो है राजस्थान में मनाया जाता है। तो यहाँ क्या होता है कि मिट्टी के छोटे छोटे घोड़े जो हैं कुम्हार घर लेकर के आते हैं। इस तरह की उनकी आकृति यूँ जो है वो घोड़े बना कर के लाता है, और इस तरह से ऐसे कुछ घोड़े लेकर के आता है। और इन घोड़ों को आप क्या है कि क्या कहते हैं, यही मृण मूर्ति का एक प्रकार मानते हैं इसको, समझ में। इस तरह के घोड़े लेकर के आता है। तो इन घोड़ों को जो है बचपन में खेलने के लिए हमारी लड़ाइयाँ भी होती थी। तो ये सारा जो प्रकार है घोड़ों वाला केवल बताने की दृष्टि से मैंने बनाया है, आप अच्छा चित्रकार मत समझिएगा मेरे को। तो ये मृण मूर्तियों का ही या टेराकोटा पद्धति का ही एक प्रकार था जो आप तक प्रेषित कर दिया गया है। तो मैं भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट हम आगामी बात करते हैं। अब जो है छोटी छोटी कुछ कलाएं रही हैं, एक विशेष कला की और बात अपन यहाँ पे कर लेते हैं। कुछ जो बातें हैं मैं आपको स्थान लिखवाऊंगा और वो कला लिखवा दूंगा आपको, ताकि आपको याद रहे। तो एक हम दोस्तों बात कर लेते हैं उस्ता कला की, कि बहुत बार प्रश्न इससे पूछ लिया जाता है उस्ता कला से। राजस्थान की बहुत ही फेमस कला है ये उस्ता कला। और आपको बता दूं कि उस्ता कला क्या है वास्तव में, मूलतः जो है, मूलतः अगर मैं बात करूं उस्ता कला की तो ये फ़ारस की थी। कहाँ की थी? फ़ारस की। और फ़ारस को ईरान भी कहते हैं, या इसको पर्शिया भी कहा जाता था। पर्शिया कह दिया जाता था या ईरान कह दिया जाता था, समझ में आई। तो ये उस्ता कला वहाँ चलती थी। और आपको मुग़ल वंश अगर आपने पढ़ लिया है तो आपको पता है कि सबसे पहले बाबर आया भारत के अंदर। पानीपत के युद्ध में जैसे ही जो है बाबर ने मुस्लिम सत्ता को कायम किया, बाबर के बाद उसका जो वंशज था वो हुमायूं था। कौन था दोस्तों? हुमायूं था। दीन पनाह से लड़खड़ा करके गिरा था। और इतिहासकार लेनपुल ने कहा था कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते ही उसकी मृत्यु हो गई। तो ये जैसे ही सीढ़ियों से उतर रहा था तो इसकी मृत्यु हो गई थी। और इसके बाद जो है धार्मिक नीति वाला बंदा आ गया, अकबर। कौन सा? अकबर महान, जिसे आप महान बोलते हो, चित्तौड़गढ़ शाके वाला, 1566-67 की जो बात। और इसके बाद अकबर के बाद इसका बेटा जहांगीर। कौन बना शासक? जहांगीर बना। और जहांगीर का पता ही है कि अकबर के काल में चित्रकला जो है अपने चरमोत्कर्ष पर तो नहीं थी, लेकिन शुरू हो चुकी थी। और जहांगीर का जो काल था वो क्या था? स्वर्ण काल था चित्रकला का। समझ में आई बात? यानी कला का बहुत ही प्रेमी था जहांगीर जो था। ये बता सकता था चित्र को देख करके कि किस कलाकार ने उस चित्र में आँखों को उकेरा है, किसने नाक बनाया है, किसने होंठ बनाए हैं। तो इस प्रकार से, हालांकि बड़ी विडंबना की बात है कि जहांगीर का खुद का कोई चित्र हमें उपलब्ध नहीं होता। तो जहांगीर के बाद जो है शाहजहाँ आया। कौन आया? शाहजहाँ आया। और शाहजहाँ को जो है शौक़ था वो स्थापत्य कला का था। स्थापत्य कला यानी जैसे जामा मस्जिद है, चाहे वो आगरा का किला है, चाहे वो दिल्ली का लाल किला है, चाहे वो तख्ते ताऊस था, तो सब कुछ जो है मयूर शासन था, शाहजहाँ ने बनवाया।
अंत में एक व्यक्ति आया खड़ूस टाइप का, कौन जी? औरंगजेब, जिसे कोई भी चीज़ से क्या नहीं था, प्रेम नहीं था। संगीत का ये विरोधी था, कला का ये विरोधी था, इसको कोई भी चीज़ें पसंद नहीं थी और ये केवल इस्लाम को ही सर्वश्रेष्ठ मानता था। तो मैंने बताया बात हम उस्ता कला की कर रहे थे। तो उस्ता कला के दौरान क्या है कि जैसे ही जहांगीर का काल था तो उस समय ये कलाकार जहांगीर ने बुलवाए पहले भारत में। तो अकबर ने भी इनको पहले बुला लिया था, हालांकि अकबर की बात करते हैं अपने, तो अकबर ने इन्हें बुला लिया था, कला का प्रेमी था और सुलह कुल की नीति पे बात करता था। तो लाहौर में सबसे पहले इनको बुला लिया, इन कलाकारों को। और जो है ये सारे के सारे जो हैं उस्ताद कहलाते थे उस समय। क्या कहलाए? उस्ताद, यानी उस्ता कला की वजह से ये उस्ताद कहलाए। और उस्ताद जो है मुसलमान थे, ये लाहौर में रहे। अब जी औरंगजेब आ गया तो इनका तो काम ठप हो गया, क्योंकि इनकी कुछ पीढ़ियाँ निकल गई और इसके बाद ये काम चलना बंद हो गया। तब ये जाए कहाँ? तब इन्हें जो है आमंत्रित किया था बीकानेर में। इन्हें कहाँ आमंत्रित किया? बीकानेर में। बीकानेर में एक परिवार है, आप बात करते हैं मथेरण जैन परिवार। कौन सा? मथेरण जैन परिवार, जो कि मथेरण कला में निपुण था। मथेरण जैन परिवार ने इन्हें अपने यहाँ आमंत्रित कर लिया और ये यहाँ जाकर के रहने लगे। तब जो है बीकानेर के महाराजा की बात करूँ तो अनूप सिंह था उस समय। तो बीकानेर महाराजा अनूप सिंह थे, तो उस्ता कला को ज़्यादातर श्रेय अनूप सिंह ने ही दिया था। तो मथेरण जैन परिवार जो हैं यहाँ के स्थानीय चित्रकार थे। ये मथेरण जो है, मथेरण कला यानी देवी देवताओं के चित्र वगैरह दीवार पर बनाते थे, धार्मिक चित्रों का कार्य ये किया करते थे। तो मथेरण कला भी इन उस्ता कलाकारों ने क्या, किन से सीखी? जैन परिवारों से सीखी उस्ता कलाकारों ने। समझ में आई दोस्तों? तो उस्ता कलाकार जो हैं यहाँ आकर के रुके। और उस्ता कला मूलतः मैं बता दूँ कि लाहौर के जो उस्ताद चित्रकार हैं वो महाराणा अनूप सिंह जो है, मैंने आपको बताया कि महाराजा जो अनूप सिंह है, महाराणा तो मेवाड़ वाले लगाते हैं लेकिन ये महाराजा लगाते हैं बीकानेर वाले। तो अनूप सिंह के काल में बीकानेर आ गए थे तथा बीकानेर में इन कलाकारों को, बीकानेर के जो स्थानीय कलाकार जिनकी मैंने बात की कि मथेरण जो जैन परिवार था, इन लोगों ने शरण दी। और इन्होंने क्या क्या कि उस्ता कला में बहुत सारे कार्य किए। उस्ता कलाकार ये कहलाए और उस्ता कला में इन्होंने बहुत सारे कार्य किए। तो उस्ता कला के जो कार्य हैं उनकी बात थोड़ी कर लेते हैं। उस्ता कला के कार्य, तो उस्ता कला के जब कार्यों की बात हम करते हैं तो थोड़ा यहाँ देखिएगा, विजिबल नहीं है मे बी, अब आपको अच्छी से दिखाई दे रहा होगा। तो उस्ता कला के जो कार्य हैं, इन्होंने क्या किया कि एक तो भित्ति चित्रण की कला में निपुण हो गए, क्योंकि भित्ति चित्रण जो देवताओं का चित्र करते थे मथेरण जैन परिवार करता था, इनसे इन्होंने ये कला सीख ली। और लकड़ी पर ये जो है नक्काशी भी करते थे, तो काष्ठ पर नक्काशी का काम भी उस्ता कलाकार किया करते थे। कई बार पूछ लिया जाता है कि उस्ता कला में निम्नलिखित कार्य नहीं किया जाता, तो इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है। और अंतिम जिसके लिए ये सबसे ज़्यादा फेमस हुए, तो ऊँटों के बालों और जो कुब्बड़ होता है उनका, जिन्हें कुप्पे बोलते हैं राजस्थान में, ऊँटों का कुप्पों पर सोने की नक्काशी क्या करते थे, सोने की नक्काशी के लिए ये बहुत ही फेमस हो गए। समझ में आई दोस्तों बात? यानी ऊँट की कटिंग ऐसी कर दी जाती है कि आप देखने लायक, आपका मन ऐसे करेगा कि घर पे लेके जाएं इस ऊँट को। इस तरह का सजावट उसका कर दिया जाता है। तो मैं भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहा था। तो एक बार प्रश्न आया कि उस्ता कला से संबंधित नहीं है। प्रश्न ये आया था कि उस्ता कला से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। इस तरह का प्रश्न था, उस्ता कला से संबंधित नहीं है, ये प्रश्न था दोस्तों। समझ में? ये आपका क्वेश्चन था और इसमें उसने ऑप्शन ए में लिख रखा था चरम शिल्प। क्या लिखा? चरम शिल्प। और बी जो ऑप्शन था आपका वो था काष्ठ पर नक्काशी। उस्ता कला से संबंधित है, इस तरह प्रश्न था दोस्तों। प्रश्न क्या था? उस्ता कला से संबंधित है, नहीं है की जगह क्या करना है आपको प्रश्न में है।
तो इसी तरह से सी जो ऑप्शन था आपका वो था मूर्ति शिल्प, क्या था, मूर्ति शिल्प। और डी जो ऑप्शन था वो था कशीदाकारी, या कोई अलग ऑप्शन था जो कि याद नहीं है, कशीदाकारी। समझ में आई दोस्तों बात। तो इसमें उसने पूछा कि उस्ता कला से संबंधित है, तो चर्म शिल्प तो नहीं है, समझ में, यानी चमड़े का कोई भी शिल्प का कार्य इसमें नहीं किया जाता था। तो काष्ठ पर नक्काशी जो है वो संबंधित है किससे, उस्ता कला से संबंधित है। ये कार्य जो है उस्ता कलाकारों के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह के प्रश्न आजकल आने लग गए हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर हट के थोड़ा पूछता है। इसी के साथ साथ जो है उस्ता कला के साथ साथ हम बात भी कर लेते हैं कि इसका जो प्रमुख कलाकार है आपके वो इसामुद्दीन उस्ता था। कौन था, इसामुद्दीन उस्ता इसका प्रमुख कलाकार है, जिसकी बात मैं आगे आपसे करने वाला हूँ। उस्ता कला को थोड़ा बढ़ा करके एक आपसे पूछ लिया जाता है दोस्तों कि ये कैमल हेयर हाइड ट्रेनिंग, कैमल हेयर हाइड ट्रेनिंग सेंटर के बारे में पूछ लिया जाता है। तो ये सेंटर है क्या, इसके बारे में पूछा जाता है। पहली बात तो ये बता दूं कि ये कैमल हेयर हाइड जो ट्रेनिंग सेंटर है, इसकी जो स्थापना थी वो 15 सितंबर को की गई। कब की गई, 15 सितंबर को की गई। और सन उस समय क्या था, 1973 की बात है, इसकी स्थापना की गई और बीकानेर में इसको स्थापित किया गया। कहाँ स्थापित किया गया, बीकानेर ज़िले में आपके यहाँ इसको स्थापित किया गया। किस ज़िले में, बीकानेर में। समझ में ये बात दोस्तों। तो इसका जो प्रमुख कार्य है कैमल हेयर हाइडिंग सेंटर जो है आपका, इसका प्रमुख कार्य उस्ता कला के जो कलाकार हैं उनको प्रशिक्षण देना। तो इसका प्रमुख कार्य आपसे पूछा जा सकता है, इसका प्रमुख कार्य क्या है। तो आप लिख सकते हो कि उस्ता कला के कलाकारों, उस्ता कला के कलाकारों को प्रशिक्षण देना। ये जो कार्य है किसका है, कैमल हेयर हाइडिंग जो ट्रेनिंग सेंटर है इसका कार्य है उस्ता कला के कलाकार जो है उनको प्रशिक्षण देना। समझ में ये बात। और इसका जो प्रथम निदेशक बनाया गया, यानी प्रथम जो अध्यक्ष बनाया गया, प्रथम निदेशक बनाया गया, तो वो बनाया गया था दोस्तों इसामुद्दीन उस्ता को। किसको, इसामुद्दीन उस्ता इसके प्रथम निदेशक थे। किसके, कैमल हेयर हाइडिंग जो ट्रेनिंग सेंटर है इसके प्रथम निदेशक के रूप में कार्य किया किसने, इसामुद्दीन उस्ता ने। और ये जो है इस कला को प्रवर्तन करने वाले आदमी थे, राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा इन्होंने काम किया इसामुद्दीन उस्ता ने। इसलिए जो 1986 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। कब, 1986 में पद्मश्री से भी इन्हें सम्मानित किया गया, क्योंकि उस्ता कला के ये फेमस कलाकार हुए। कौन, इसामुद्दीन उस्ता। तो मूलतः मैंने बात कर ली कि उस्ता कला है क्या, कि ऊंट की खाल अथवा बाल पर सोने की नक्काशी करना ही उस्ता कला जो है आपकी कहलाती है। ऊंट की खाल या बाल पर सोने की नक्काशी करना। और मूलतः संबंध इसका लाहौर से था या मुल्तान से था, पर्शिया ईरान से था। समझिए, इससे पहले भी बात करें तो कहाँ था, पर्शिया ईरान में था। और इस कला को लाहौर से जो बीकानेर है मोहम्मद उस्ता लेकर के आए थे और अनूप सिंह के काल में लेके आए थे। यानी इस कला को, इस कला के संदर्भ में मैंने डिटेल में आपको बता दिया है दोस्तों। और नेक्स्ट अगर आप जानना चाहें तो इसके संदर्भ में और बात कर लेते हैं कि इस कला को लाहौर से बीकानेर कौन लेके आए। यानी लाहौर से मैंने बताया था कि लाहौर से बीकानेर आए थे ये कलाकार, लेकिन बीकानेर लेके कौन आया, लाहौर से बीकानेर लाने वाले जो व्यक्ति थे वो थे मोहम्मद उस्ता। मोहम्मद उस्ता, ये मोहम्मद उस्ता किसके काल में लेके आए दोस्तों, अनूप सिंह के काल में। उस समय बीकानेर महाराजा कौन थे, अनूप सिंह थे। अनूप सिंह के काल में जो है मोहम्मद उस्ता इस कला को लाहौर से कहाँ लेकर के आए, बीकानेर। हालांकि लाहौर जो है सबसे पहले कौन लेके आया, अकबर लेके आया था। समझ में ये बात। हालांकि मूलतः ये पर्शिया ईरान की हैं, फिर जो है कुछ समय लाहौर में रही और फिर जो है हमारे राजस्थान में आ गई बीकानेर में। और इस कला को लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय है एक व्यक्ति को जाता है दोस्तों, जिसे हम A.S. मुल्लर के नाम से जानते हैं। यानी प्रमुख जो श्रेय है, यानी इस कला को फेमस बनाने का प्रमुख जो श्रेय है वो एक व्यक्ति को जाता है। कौन से व्यक्ति, एक जर्मन व्यक्ति थे दोस्तों,
जिनका नाम हमें मिलता है A.H. मूलर। इस A.H. मूलर ने जो है इस कला को फेमस बनाने में बहुत ही योगदान दिया। और प्रमुख कलाकार की बात करूं तो आपके इसामुद्दीन उस्ता इसके प्रमुख कलाकार हैं। तो प्रमुख कलाकार लिख लीजिएगा, प्रमुख कलाकार। तो प्रमुख कलाकार कौन थे? तो इसके प्रमुख कलाकार इसामुद्दीन उस्ता। समझ में आई दोस्तों? तो प्रमुख कलाकार तो आपके हो गए इसामुद्दीन उस्ता। और वर्तमान जो इसके कलाकार है उसकी और बात यहाँ पे अपन कर लेते हैं थोड़ा सा। यानी एक तो है हनीफ उस्ता, हनीफ उस्ता, और दूसरा है जलीम उस्ता, जलीम उस्ता के नाम से जाना जाता है। तो वर्तमान कलाकार हैं हनीफ उस्ता और जमील उस्ता। ये आपकी जो है मूल रूप से आपकी उस्ता कला थी जो आप तक प्रेषित कर दी गई है। मैं भी आपने उस्ता कला के संदर्भ में कभी इतना नहीं सुना होगा। राजस्थान में बहुत सारे कोचिंग्स चलते हैं, लेकिन डिटेल में जो है हमारे बच्चे को नहीं बताया जाता, उसे अवगत नहीं कराया जाता है कलाओं की वास्तविकता से कि वास्तव में कला थी क्या और बाद में बन क्या गई। तो इस प्रकार की जो है ये कलाएँ हैं राजस्थान में। तो हमने उस्ता कला की बात की, और इसी तरह से जो है उस्ता कला के साथ साथ थोड़ी सी हम मथेरन कला की बात कर लेते हैं, क्योंकि मथेरन कलाकारों का भी सहयोग इनको रहा था। तो मथेरन कला की बात करते हैं प्रिय विद्यार्थियों। हेडिंग डालिएगा मथेरन कला, मथेरन कला। तो जब हम मथेरन कला की बात करते हैं तो लिखिए ये बीकानेर के स्थानीय चित्रकारों की कला है। इसके बारे में मैं बता चुका हूँ आपको, वैसे लिख लीजिए ये है बीकानेर के स्थानीय कलाकारों की कला है। कलाकारों की कला है। यह बीकानेर के क्या है कि स्थानीय कलाकारों की कला है। और जो है मेनली क्या है कि यह मथेरन जैन परिवार के चित्रकार हैं। तो लिख लीजिए कि है मथेरन जैन परिवार के चित्रकार हैं। समझ में ये बात? कौन है दोस्तों? मथेरन जैन परिवार के चित्रकार हैं। तो मथेरन कला वास्तव में है क्या कि मथेरन कला के अंतर्गत क्या किया जाता है कार्य? तो इसमें आप लिख लीजिए, एक तो इसमें देवी देवता के चित्र बनाए जाते हैं, देवी देवता का चित्रण किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों? देवी देवताओं का चित्रण किया जाता है। और दूसरा बात करें तो हम धार्मिक चित्रण इसमें किया जाता है, धार्मिक चित्रण किया जाता है। इसी तरह से तीसरी बात करूं तो ये जो चित्र है क्या कहा जाता है? भित्ति चित्रण किया जाता है। भींत राजस्थानी में दीवार को भींत बोलते हैं, और भींत से ही शब्द की उत्पत्ति हुई भित्ति। तो भित्ति जो है दीवार को कहते हैं। इस तरह से यूँ मान लीजिए कोई ये दीवार है, और इस दीवार पर जो है ये मान लीजिए आपकी कोई क्या है दीवार है, और इस दीवार पर यूँ यहाँ इन ब्लॉक्स में चित्रण किया जाता है देवी देवताओं का। इस प्रकार से चित्र बना दिए जाते हैं जिसे भित्ति चित्रण के नाम से जानते हैं, यानी दीवार पर बनाए गए चित्रों को हम भित्ति चित्र कहते हैं। तो ये आपकी मथेरन कला थी जो आप तक प्रेषित कर दी गई हैं। तो मैं भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही, और नेक्स्ट हम अगली क्लास में मिलेंगे अतुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेस पर। तो तब तक के लिए मैं सुनील बादू आपसे इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।